हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्टन प्लस पे। तो आज जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए आरएसआर जो है वीडियो बनाई गई है। तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम इसका सिर्फ रिवाइज करेंगे और इसका 3 या 4 पार्ट में जो है डिवाइड करके हम इसका रिवीजन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो राजस्थान सेवा नियम कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं व पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा शर्तों को शासित करने के उद्देश्य से ये नियम बनाकर 23 मार्च 1951 को जो है जारी किए गए थे। तो ये डेट याद रखनी है। तो ये जारी करने की जो तारीख है 23 मार्च 1951 को जो है जारी किए गए थे। तो राजस्थान सेवा नियम का पहला नियम आता है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियम राजस्थान सेवा नियम है जो 1 अप्रैल 1951 से लागू होंगे। ठीक है। तो ये जो इसका नाम जो रखा गया था राजस्थान सेवा नियम, जो प्रारंभ कब से हुआ 1 अप्रैल 1951 से जो है ये लागू हो गए थे। दूसरा नियम हमारा आता है लागू होने की सीमा क्या थी। तो ये सीमाएं जो है निम्नलिखित तरीके से इसमें दर्शाई गई है। तो पहला आता है राजस्थान राज्य से संबंधित पदों पर या सेवाओं पर नियुक्त कर्मचारी जिनका नियंत्रण राजस्थान सरकार के पास है, यह नियम निम्न प्रकार से लागू नहीं होंगे। उन अधिकारियों पर जो केंद्रीय अथवा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए हों। तो राजस्थान सेवा नियम जो है जो अन्य राज्यों से जो है ट्रांसफ़र होके जो कैंडिडेट या जो अधिकारी या किसी रूप में जो आए हैं तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी ये नियम लागू नहीं होते। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो संविधान के अनुच्छेद 229(2) के साथ पठित अनुच्छेद 238 के अधीन बनाए गए सेवा नियमों से शासित होंगे, उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं होंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी सेवाएं अनुच्छेद 318 के अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होगी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जो यूपीएससी के अधिकारी जो होते हैं यूपीएससी लेवल के या आईपीएस या जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, आकस्मिकता निधि से भुगतान प्राप्त कर्मचारी, जो आकस्मिक निधि है उनसे भुगतान जिन कर्मचारियों को होता है उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क चार्ज कर्मचारी जो है उन पर भी ये लागू नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के अतिरिक्त अन्य नियमों से तो हो तो उन पर ये नियम लागू नहीं होते। अनुबंधित जो कर्मचारी होते हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते। कार्मिक जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 की परिभाषा में जो आते हैं उन पर भी ये नियम राजस्थान शासन नियम जो है लागू नहीं होते। नियम तीसरा आता है हमारा राजस्थान सेवा नियम का कि वित्त विभाग की सहमति लिया जाना। वित्त विभाग के परामर्श के बिना इन नियमों में निहित किसी शक्ति अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग इन नियमों में स्पष्ट करेगा कि किन किन मामलों में अन्य प्रशासनिक विभाग शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे राजस्थान सेवा नियम में परिभाषा। तो नियम 7 में कुछ परिभाषाएं दी गई है। नियम 7 फर्स्ट में आता है आयु का कॉलम। तो इसमें बताया गया है कि आयु से आशय उस विशिष्ट दिन से है जब कर्मचारी विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त माना जाए। दूसरा कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त माना जाता है तो उस दिन से उसकी सेवा में अकार्य दिवस माना जाएगा, यानी जिस दिन वो सेवा से विमुक्त होता है उस दिन उसका जो है सेवा कार्य में नहीं गिना जाता। इस प्रकार जब कर्मचारी आवास पर रहता है अथवा उसे पदोन्नत किया जाए तो वह विशिष्ट दिनों में उसका उस पद पर अकार्य दिवस माना जाता है। ठीक है।
पदावनत यानी उसका जो है डिमोशन होता है, तो वो दिन जो है उसके सेवा कार्यों में नहीं गिना जाता है। जिस दिन कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाए अथवा पदावनत किया जाए और वह अवकाश पर हो तो उसका अवकाश समाप्त माना जाता है। नोट: कर्मचारी की जन्म दिनांक या अन्य सेवा शर्तों में संशोधन तभी हो सकता है जब आवेदन सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व तक प्राप्त हो। ठीक है, तो नियम नंबर 7 2 में आता है शिक्षार्थी यानी कि अप्रेंटिस। तो इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसको किसी व्यापार व्यवसाय के कार्य पर किसी राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थ चुना गया हो या ऐसे प्रशिक्षण की अवधि में उसे मासिक वेतन के रूप में नियत वर्तिका राशि दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति किसी पद पर या संवर्ग में नियुक्त नहीं माने जाते हैं। नियम नंबर 7 का भाग 3 आता है जो कि संविधान से रिलेटेड है। इससे आशय भारत के संविधान से ही है। ठीक है, कि नियम 7 में जो है संविधान का कुछ पोर्शन जो है राजस्थान सेवा नियम में जोड़ा गया है। नियम 7(4) में आता है संवर्ग। ठीक है, यानी कैडर जो होते हैं किसी सेवा अथवा उसके अंग की उस निर्धारित संख्या से है जो स्थायी पदों के आधार पर पृथक इकाई हो। किसी सेवा के स्थायी पदों की संख्या को संवर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी सेवा के स्थायी जो पद होते हैं उनको संवर्ग कहा जाता है। इसमें उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और वरीयता निर्धारित रहती है, यानी कि पहले से निर्धारित रहती है। नियम नंबर 7(4) में आता है चतुर्थ श्रेणी सेवा जो होता है वह सेवा जिसमें कर्मचारी प्रभावशाली वेतन की वेतन संख्या 1 या 2 में नियुक्त किया जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं चतुर्थ श्रेणी सेवा, जो कि नियम 7(4) में आता है। नियम 7(5) में आता है क्षतिपूरक भत्ते जो होते हैं कि राज्य कर्मचारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय किया गया हो और उसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को की जाए तो वो क्षतिपूरक भत्ते कहलाते हैं। जैसे यात्रा भत्ता एक क्षतिपूर्ति भत्ता है, परंतु सत्कार भत्ता यानी कि जो सैम्पॉन्ट्री अलाउंस होता है अथवा भारत से बाहर जलमार्ग से जाने आने का भत्ता है वो उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नियम 7(6) में आता है सक्षम प्राधिकारी। इन नियमों के अनुबंध में जिन प्राधिकारियों को राज्यपाल महोदय द्वारा शक्तियां दी गई है वह सक्षम प्राधिकारी कहलाएंगे। ऐसे प्राधिकारियों को दी गई शक्तियों की सूची प्रविष्टि वॉल्यूम 2 में दी गई है, यानी कि जो प्रविष्टि संख्या 9 है उसकी वॉल्यूम 2 में दी गई है ये सक्षम प्राधिकारियों की सारी शक्तियाँ। नियम 7(7) में आती है संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट में वर्णित निधि संचित निधि ही है। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम की जो में संचित निधि है वही संविधान में जो वर्णित संचित निधि है उसी को जो है ऐड किया गया है। नियम 7(a) में आता है रूपांतरित अवकाश। इन नियमों के नियम 93(2) में उल्लेखित अवकाश से रूपांतरित अवकाश से है, तो अपने जो 93(2) में अवकाश पढ़ेंगे तो वही उन अवकाशों को जो है रूपांतरित अगर कर लिया जाता है तो वो नियम 7(a) में ऐड हो जाते हैं। नियम 7(8) में आता है कर्मचारी के कर्तव्य। तो कर्तव्य निम्नलिखित अवधि सम्मिलित होते हैं। एक तो परीक्षावधीन अथवा जो शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा, यदि तुरंत बाद नियमित सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए तो वो भी कर्तव्य में काउंट होता है। नियम 2 में आता है पदभार ग्रहण काल अवधि। अवकाश से लौटने पर उसी पद पर पुनः कार्यभार संभालने का जो दिन होता है वो भी अपना क्या गिना जाता है, कर्तव्य में गिना जाता है। परीक्षाधीन परीक्षार्थी जो होता है वो भी जो है कर्तव्य में गिना जाता है। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे जयपुर और जोधपुर कोषागार में स्थानांतरण के पश्चात कार्य ग्रहण काल के अतिरिक्त चार्ज लेने के लिए 7 दिन और अन्य कोषागारों के लिए 3 दिन का समय कर्तव्य माना जाता है। नियम 7(8)(b) में जो आता है वो आता है हमारा निम्नलिखित परिस्थितियों को कर्तव्य माना जाएगा। फर्स्ट आता है इसमें भारत वर्ष में निर्देशन या प्रशिक्षण
की अवधि को जो है निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर्तव्य अवधि माना जाएगा। तो कुछ शर्तें दी गई है, जो प्रशिक्षण की अवधि होगी उनको कर्तव्य की अवधि माना जाएगा। तो इसमें पहला आता है राज्य कर्मचारियों को ऐसे प्रशिक्षण पर भेजना सरकार के लिए अनिवार्य होता है जिनको कुछ जो है टेक्निकली जो चीज़ें सीखनी होती है उनके लिए जो है राज्य कर्मचारियों को भेजना अनिवार्य होता है सरकार के लिए। प्रशिक्षण व्यावसायिक या तकनीकी नहीं होना चाहिए, सामान्यतः अध्ययन अवकाश में होता है। तो अध्ययन अवकाश जब लिया जाता है तो उसमें जो है व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई विद्यार्थी भारतवर्ष में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए अन्यथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो और प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात राजकीय सेवा पाने का अधिकारी हो तो प्रशिक्षण पूर्ण करने और सेवा में नियुक्त होने के बीच की अवधि जो है वो भी कर्तव्य में गिनी जाएगी। आदेशों के प्रतीक्षा अवधि जो होते हैं, प्रथम नियुक्ति पर निर्धारित स्थान पर उपस्थिति दें तथा बाद में विशिष्ट स्थान पर उपस्थिति की सूचना के दिन से विशिष्ट पद पर नियोजित होने के मध्य की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य सरकार को अनिवार्य विभागीय परीक्षा में बैठना या जिसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई हो उस जिसमें उत्तीर्ण होने पर उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो तो परीक्षा का समय तथा परीक्षा स्थल तक जाने आने का जो समय है वो कर्तव्य माना जाएगा, यानी वो उसकी ड्यूटी मानी जाएगी। किसी ऐच्छिक परीक्षा जिसमें प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति प्रदान की है तो परीक्षा अवधि तथा परीक्षा स्थल तक जाने आने की समय अवधि को भी कर्तव्य माना जाएगा। ठीक है। नोट इसमें दिया गया है एक कि अन्य निर्णय अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीय अकादमी या राष्ट्रीय संस्थान को परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाए तो वह अवधि कर्तव्य निम्न शर्तों पर जो है मानी जाएगी। एक तो कि मुख्यालय से बाहर बिताया गया समय 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यात्रा भत्ता संबंधित संस्थान वहन करे। ठीक है, यानी कोई सरकारी संस्था या केंद्रीय संस्था जो है किसी राज्य कर्मचारी को प्रशिक्षण देना चाहे तो उसका भत्ता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। निवास नोट दिया गया है कि निवास स्थान से कार्यालय और उसके विपरीत यात्रा की अवधि कर्तव्य का भाग अथवा है या नहीं उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पहला आता है कि ड्यूटी तब प्रारंभ होती है जब किसी दिन विशेष में कर्मचारी ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है और कार्यभार संभालता है, और जब स्थान छोड़ता है ड्यूटी समाप्त हो जाती है, अर्थात निवास से कार्यालय और कार्यालय से निवास कर्तव्य अवधि में सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, ड्यूटी छोड़ने के बाद, यानी कि अगर मान लो 6 बजे उसकी ड्यूटी ऑफ होती है तो उसके बाद वो जो है घर जाता है तो वो 6 बजे के बाद जो है उसकी ड्यूटी ऑफ मानी जाएगी, यानी वो कर्तव्य में नहीं काउंट होगा। कार्यालय से दौरे पर अनुपस्थिति की अवधि दिन में उस समय से प्रारंभ होती है जब सरकारी कर्मचारी अपना निवास स्थान छोड़ता है तथा उस दिन समाप्त होती है जब वह वापस ड्यूटी पर लौटता है। इसमें दौरे के दौरान लिए गए अवकाश सम्मिलित नहीं होंगे। निर्वाचन ड्यूटी में कर्तव्य निवास स्थान छोड़ने से वापस निवास पर पहुंचने तक जो है माना जाता है। तो नियम नंबर 7(9) में आता है हमारा शुल्क संबंधी क्राइटेरिया। शुल्क का तात्पर्य राज्य या केंद्र या अन्य राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक वह भुगतान है जो कर्मचारी किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए कार्यों के एवज में उस संस्था से प्राप्त करता है, परंतु निम्न प्रकार की आय शुल्क नहीं मानी जाएगी। या उसके बाद शुल्क के अंतर्गत आता है कि अनुपार्जित आय, ठीक है, जैसे संपत्ति से आय, मकान किराया, लाभांश व जमाओं पर जो है ब्याज, इन सब पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रकृति की आय यदि उक्त कार्य के लिए कर्मचारी द्वारा सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया हो
तो भी उस पर जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियम 7.10 में आता है वैदेशिक सेवा। ठीक है, इसका तात्पर्य उस सेवा अवधि से जिसमें एक राज्य कर्मचारी अपना वेतन तथा सभी भत्ते सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। तो वैदेशिक सेवा जो है नियम नंबर 7.10 में आती है। अब नियम संख्या 7.10 ए में आता है राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, जो गैजेटेड ऑफिसर होता है को निम्न को राजपत्रित अधिकारी माना जाएगा। एक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होगा। ठीक है, दूसरा राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट यानी कि राज्य सेवा में उल्लेखित पद पर जो कार्य करता हो उसको हम राजपत्रित अधिकारी मानते हैं। अनुबंध के तहत नियुक्त हुई हो और उस नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित मानी गई हो तो वो भी एक राजपत्रित अधिकारी होगा। ऐसे पद जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित किया हो उसको भी हम राजपत्रित अधिकारी मानते हैं। ऐसे पद जिनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित किया हो, जैसे सरकार द्वारा मंत्रालयिक सेवा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है, जो कि राजपत्रित दिनांक जो है 15/9/2017 से जो है ये ऐड किया गया है। नियम 7.10 बी में आता है अर्धवेतन अवकाश यानी कि हाफ पे लीव जो होती है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के कारण अर्जित किए गए अवकाश ये निजी अथवा बीमारी के कारणों से लिया जा सकता है, ये अर्धवेतन कहलाते हैं। किसी निजी कारणों या बीमारी के कारण जो लिया गया पूर्ण वर्ष यानी कि जितने उसकी जो लीव होती है उसके आधी जो अगर ली गई हो या आधी और लेना चाहता हो तो वो अपने अर्धवेतन अवकाश में काउंट हो गई, यानी उसका अर्धवेतन उसको मिलेगा। नियम 7.11 में आता है विभागाध्यक्ष। राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के उद्देश्य से जिस प्राधिकारी को विभागाध्यक्ष घोषित करें, इनका विवरण RSR वॉल्यूम 2 के प्रविष्ट संख्या 15 में दिया गया है। ठीक है, अब नियम आता है हमारा 7.12 में सार्वजनिक अवकाश यानी कि नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत घोषित अवकाश जो होते हैं वो अपने सार्वजनिक अवकाश में आता है। दूसरा, किसी विशेष कार्यालय के लिए किसी विशेष दिन को विज्ञप्ति द्वारा राज्य कार्य नहीं करने के उद्देश्य से बंद किया गया हो तो वो भी अपना सार्वजनिक अवकाश से माना जाता है। यानी कि सरकार अगर विज्ञप्ति में घोषित कर दे कि आज का दिन अवकाश रहेगा तो वो भी एक सार्वजनिक अवकाश से माना जाएगा। 7.13 में आते हैं मानदेय। मानदेय का तात्पर्य राज्य कर्मचारियों को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक राशि के उस भुगतान से है जो राज्य या भारत या अन्य राज्य की संचित निधि से कभी कभार होने वाले कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, उनको अपने मानदेय बोलते हैं। परंतु कुछ इसमें जो है अपवाद स्वरूप है कि कार्य कर्मचारी के कर्तव्यों को वैधानिक अंश नहीं माना जाएगा। अपवाद स्वरूप कार्यालय समय के पश्चात कार्य पर कोई मानदेय देय नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 6 बजे की अगर ड्यूटी ऑफ होती है उसके बाद भी वो कार्य करता है तो वो मानदेय नहीं माना जाएगा। परंतु लगातार कार्यालय समय के बाद कार्य करना पड़े तो विशेष वेतन दिया जाने को उचित माना जाएगा। 7.14 में आता है पदभार ग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम। राज्य कर्मचारी को नए पद का कार्यभार संभालने के लिए अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पद स्थापित किया हो की यात्रा के लिए दिया गया समय पदभार ग्रहण काल माना जाता है। नियम 7.15 में आता है अवकाश। इसमें उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और रूपांतरित अवकाश, विशेष चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश, विशेष असमर्थ अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और दत्तक ग्रहण अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, चिकित्सालय अवकाश, अध्ययन अवकाश, कुल 13 प्रकार के अवकाश हैं जिनको अवकाश माना जाता है और जिनका विस्तृत विवरण अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे। देखो, नेक्स्ट आता है हमारा नियम 7.16 अवकाश वेतन। अवकाश अवधि में दिया जाने वाला मासिक वेतन अवकाश वेतन कहलाता है। नियम 7.17 में आता है पदाधिकार।
कर्मचारी की मूल नियुक्ति के फलस्वरूप एक स्थायी पद को धारण करने से प्राप्त अधिकार पदाधिकार कहलाता है। इसमें एक सावधि पद भी सम्मिलित होता है। यदि उस पद पर कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त किया हो तो वो एक सावधि पद जो है होता है, जो स्थायी रूप से नियुक्त किया हो। 7/18 में आता है स्थानीय निधि। स्थानीय निधि से तात्पर्य है कि विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व जो किसी अधिनियम की शक्ति वाले नियमों के आधार पर सरकार के नियंत्रण में आता है। वह नियंत्रण साधारण या विशेष मामलों में हो सकता है, जैसे उस संस्था का बजट स्वीकार करना, विशिष्ट पदों का सृजन अथवा उन्हें भरने की स्वीकृति देना। ये सारे हमारे जो है स्थानीय निधि के अंतर्गत आते हैं। अवकाश पेंशन के नियम बनाना भी जो है हमारा स्थानीय निधि का ही कार्य है। किसी संस्था या निकाय के उस राजस्व से जो विशेष रूप से राज्यपाल द्वारा स्थानीय निधि घोषित की गई हो, उनको जो है स्थानीय निधि में गिना जाएगा। नियम संख्या अपनी आती है 7/19। मंत्रालय कर्मचारी जो होते हैं, सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों से किसी सेवा वर्ग को मंत्रालयिक सेवा घोषित किया हो तो उनको अपने मंत्रालय के कर्मचारी कहते हैं। नियम 7/20 में आता है माह से तात्पर्य कैलेंडर माह से है। महीनों व दिनों के रूप में वर्णित अवधि की गणना करने में प्रथमतः पूरे मास का गिनना चाहिए और बाद में दिनों की संख्या को जोड़ना चाहिए। जब पूरा कैलेंडर माह गणना में आए तो उस माह में कितने दिन हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वह पूर्ण माह ही माना जाएगा। चाहे जैसे जनवरी में 31 दिन है फिर भी वह एक माह ही होगा, फरवरी में 28 या 29 दिन है तो भी वो एक ही माह ही माना जाएगा। यदि अलग अलग माह के दिन जोड़ने पड़ जाएं तो फिर 30 दिन को ही एक माह माना जाएगा। अब नियम संख्या 7/21 आता है विलोपित। ठीक है ना, यानी कुछ हटा दिए गए हों नियम, ठीक है, तो वो अपने नियम संख्या 7/21 में आते हैं विलोपित नियम। नियम 7/22 में आता है स्थायी नियोजन के जो कर्मचारी होते हैं वो जो है नियम संख्या 7/22 के अंतर्गत आते हैं। तो स्थायी नियोजन के कर्मचारी से तात्पर्य है कि कोई राज्य कर्मचारी किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करता हो तो वो एक स्थायी नियोजन का कर्मचारी माना जाएगा। किसी स्थायी पद पर अपना पदाधिकार रखता हो वो भी स्थायी नियोजन का कर्मचारी माना जाएगा। यदि उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया जाता है तो वह अपना पदाधिकार रखता है। 7/23 में आता है स्थानापचान, यानी कि ऑफिशिएट कर दिया जाता है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब एक राज्य कर्मचारी किसी ऐसे पद पर कार्य करता है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो तो उसको अपना स्थानापन्न मानते हैं। सरकार किसी राज्य कर्मचारी को ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से लगा सकती है जिस पद पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार नहीं हो, अर्थात अन्य संवर्ग में किसी रिक्त पद पर लगाया जा सकता है। ठीक है जी, खाली रिक्त स्थान है, किसी और का पद है तो किसी निम्न ग्रेड को उच्च ग्रेड में लगाया जा सकता है। नियम आता है हमारा 7/24। नियम संख्या 7/24 में आता है वेतन। जितने भी प्रकार के वेतन हैं, यानी राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निम्न अंकित मासिक वेतन को वेतन माना जाता है। कर्मचारी किसी स्थायी अथवा स्थानापन्न पद को धारण करता है और पदीय स्थिति के कारण जो मासिक वेतन प्राप्त करता है या मूल वेतन, जिसको नियम संख्या 7/34 में भी दर्शाया गया है, वो सारे अपने वेतन के अंतर्गत आते हैं, यानी उसको वेतन मिलेगा। विशेष और व्यक्तिगत वेतन भी उसको दिए जाते हैं। अन्य राशि जो राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत हो, जैसे राज्यपाल द्वारा वेतन दिए जाने, उसमें पहला आता है राजकीय मुद्रणालय में आंशिक आधार पर कार्य करने वालों को समय वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं तो उसका वेतन 200 घंटों तक काम करने के बराबर समझा जाएगा। ठीक है, चाहे उसको पहले भी हटा दिया जाए तो 200 घंटों तक का काम करने के लिए समझा जाएगा। पुलिस, सिपाही व अन्य स्टाफ को देय साक्षरता भत्ता भी जो है वेतन के अंतर्गत माना जाता है। चिकित्सकों को देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता या नॉन क्लिनिकल भत्ता, यह भत्ता चिकित्सक तब लेगा जब
जब वह यह प्रमाण पत्र देता है कि उसके द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की गई है, यदि चिकित्सकों को वह भत्ता ले रहा है, तब वह अवकाश, ट्रेनिंग आदि पर रहता है, तब भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। चौथा आता है हमारा सहायक शल्य चिकित्सक, जिन्हें ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। उसके बाद 725 में पेंशन आती है। पेंशन में मासिक पेंशन के साथ उपादान और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान सम्मिलित किए जाते हैं। नियम 726 में आता है स्थायी पद, ऐसे पद जिसकी स्वीकृति समय अवधि के बिना की गई हो, अर्थात पद स्वीकृति के समय पद अब तक रहेगा या कब तक रहेगा अवधि निश्चित नहीं है, उन्हें भी स्थायी पद के लिए वेतन श्रृंखला निश्चित होती है। तो नियम अपना 727 में आता है व्यक्तिगत वेतन, राज्य कर्मचारी को स्वीकृत किए गए उस अतिरिक्त वेतन से है जब कर्मचारी किसी सावधि पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता है और उसका मूल वेतन अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा अन्य कारणों से कम जो आता जाता है, तो होने वाली हानि की पूर्ति व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत की जाती है। अन्य व्यक्तिगत कारणों से भी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में कर्मचारियों को व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 728 में आता है उपार्जित अवकाश, सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित अवकाश से उन्हें नियम 91, 92 और 94 में विस्तृत रूप से बताया गया है। उपार्जित अवकाश जो है सारे नियम 91, 92 और 94 में बताए गए हैं। तो नियम 729 में आता है पद का परिकल्पित वेतन, इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे कोई कर्मचारी यदि उस पद को स्थायी रूप से धारण करता है तो पाने का अधिकारी होता है एवं कार्य करता रहता है। यह पूर्णतः काल्पनिक होता है। ऐसी परिस्थितियां जब किसी अन्य पद को आधार मानकर गणना करनी होती है, तब उसकी गणना की जाती है। नियम 730 में आता है परीक्षावधीन। परीक्षावधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। परीक्षाधीन कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन दिया जाता है। परीक्षाधीन कर्मचारी का स्तर उसी प्रकार माना जाता है जो एक संस्थायी कर्मचारी होता है। तो नियम हमारा आता है 730A, यानी परीक्षाधीन परीक्षणार्थी जो होता है अपना, ऐसा व्यक्ति जो सेवा या संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाए और 2 वर्ष या विस्तारित अवधि यदि कोई हो तो नियत परीक्षार्मिक पर रखा जाए, जैसा कि नियम है अपना 20/1/2006 से ये प्रभावी होगा परीक्षावधीन परीक्षार्थी के लिए। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सेवा या संवर्ग में स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया हो और 2 वर्ष उसके जो प्रोविजनल होते हैं, विस्तारित अवधि यदि कोई हो तो नियत परीक्षार्मिक पर रखा जाएगा। नियम 731 में आता है विशेष वेतन जो मिलते हैं कि एक कर्मचारी को निम्नलिखित तथ्यों के दृष्टिगत किसी पद पर प्राप्त वेतन के अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाए यदि विशेष रूप से कठिन कार्य की प्रकृति के कार्य के आधार पर हो, यानी कठिन बहुत ज़्यादा टफ काम हो तो उसके लिए भी उसको अतिरिक्त वेतन या विशेष वेतन दिया जाता है। कार्य या उत्तरदायित्व में विशेष वृद्धि होने पर भी जो उसको है विशेष वेतन दिया जाता है। नियम 732 में आता है उच्च सेवा, यानी चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर अन्य सेवा उच्च सेवा जो है कहलाती है। नियम हमारा 733 में आता है निर्वाह अनुदान। इसका आशय एक कर्मचारी को दी गई उस मासिक सहायता से है जिसे वेतन या अवकाश वेतन के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो, तो उसको निर्वाह अनुदान कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मानो निलंबन काल में, यानी उसको हटा दिया गया हो, निलंबन काल में कर्मचारी से कार्य नहीं कराया जाता है, अतः वेतन देय नहीं है और न ही अवकाश दिया जाता है, तो उसे अवकाश वेतन भी दे नहीं है, परंतु उसके गुजारे के लिए मासिक वेतन जो है या मासिक सहायता दी जाती है, उसको भी हम निर्वाह अनुदान बोलते हैं। मूल वेतन जो होता है, एक कर्मचारी स्थायी पद पर नियुक्ति होने के कारण या किसी संवर्ग में स्थायी नियुक्ति
होने के कारण प्राप्त करने का जो है अधिकारी होता है। मूल वेतन जो है किसी पद पर नियुक्त होने के पश्चात जो है स्थायी नियुक्ति होने के बाद उसको जो है मूल वेतन मिलना शुरू हो जाता है। नोट, इसमें व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन और भत्ते जो 724 थर्ड में सम्मिलित नहीं है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। मौलिक नियुक्ति के कारण पद पर प्राप्त वेतन जो है वो भी उसमें मूल वेतन में काउंट नहीं होंगे। अब आता है हमारा 734A नियम, स्थायी नियुक्ति। ठीक है, तो स्थायी नियुक्ति आती है हमने 734A में कि कर्मचारी स्थायी पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप जब पद पर पदाधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसको अपने स्थायी नियुक्ति बोलते हैं। 735 में आता है अस्थायी पद। ऐसे पद जो एक वेतनमान में निश्चित समय या अवधि के लिए सर्जित किए गए हैं उनको अपने अस्थायी पद मानते हैं। ठीक है, जिनको एक निश्चित अवधि के लिए लगाया गया हो और बाद में हटा दिया जाता है। 736 में आता है सावधि पद। इसका तात्पर्य एक ऐसे पद से है जिसे एक अधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए धारण करता है। सावधि पद कौन सा होगा इसका निर्णय सरकार करती है। 737 में आता है समय वेतनमान। समय वेतनमान का तात्पर्य उस वेतनमान से है जो इन नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर एक निश्चित अवधि में न्यूनतम से अधिकतम तक चलता हो, उनको अपने एक समय वेतन मानते हैं। एक होता है समकक्ष वेतनमान। एक ही स्वर्ग या किसी स्वर्ग के एक वर्ग में आने वाले पदों के व्यक्ति समकक्ष वेतनमान के माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही कैटेगरी के जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको। उसके बाद 738 में आता है स्थानांतरण, यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है। स्थानांतरण का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का जहां पर वह नियुक्त होता है उस स्थान से है अन्य स्थान पर स्थानांतरण यदि निम्नलिखित कारणों से किया हो। एक तो नए पद का कार्यभार संभालने के लिए स्थानांतरण होता है, दूसरा उसके मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन होने पर जो है स्थानांतरण होता है। 739 में आता है विश्रामकालीन विभाग। एक विभाग अथवा विभाग का भाग जिसमें प्रतिवर्ष नियमित रूप से एक निश्चित अवधि में अवकाश पर रखा जाता है और उन अवकाशों में उस विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। 740 में आता है पेंशन के अयोग्य संस्थापन जो होते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जिसका वेतन राज्य के बजट में संवेतन और संस्थापन का संवेतन मद से नहीं चुकाया जाता है बल्कि अन्य मदों से जैसे कार्यालय व अन्य प्रभार मद आदि से चुकाया जाता है, उनको अपने संस्थापन जो है वेतन बोलते हैं। सेवा की सामान्य शर्तें। अब इसमें शर्तें आती हैं तो ये अपने नियम 8 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो नियम 8 से लेकर के जो भी इस टॉपिक में आगे नियम आएंगे वो सेवा की सामान्य शर्तें ही होंगी। जैसे नियम 8 में है परीक्षावधीन परीक्षार्थी या परीक्षावधीन जो होते हैं वो नियम 8 में आते हैं। जैसे वित्त विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13/3/2006 द्वारा परीक्षावधीन परीक्षार्थी के संबंध में नियम जोड़ा गया जिसका दिनांक 20/1/2006 से प्रभावी किया गया। तो ये डेट जो है याद रखनी है कि परीक्षावधीन वित्त विभाग ने जो है कब अधिसूचना डाली, तो 13/3/2006 को जो है ये सूचना नियम जोड़ा गया और ये प्रभावी कब हुआ, 20/1/2006 से प्रभावी हुआ। राजस्थान सरकार की सेवा दिनांक 20/1/2006 को या उसके पश्चात की सभी नवीन नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए जो परीक्षावधीन परीक्षार्थी के रूप में मानी जाती है, यानी कि जो प्रोविजनल अपना पीरियड होता है, प्रोविजन पीरियड स्टार्टिंग का 2 वर्ष का, इस अवधि के दौरान उसको ऐसी दरों पर नियत परीक्षाश्रमिक दिया जाएगा जो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करती है। ठीक है, जो कि शुरू के 2 साल में सैलरी कम मिलती है वो जो है परीक्षावधीन ही कहलाता है। जब कर्मचारी परीक्षावधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगा तो उसके पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षावधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि में नहीं गिना जाता।
सरकार की अधिसूचना दिनांक 3/7/2014 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ निदेशक, सहायक आचार्य मेडिकल कॉलेज के मामले में जिनके पास एमबीबीएस डिग्री है और जिन्होंने 1 वर्ष की इंटर्नशिप की है, उसके लिए परीक्षाधीन या परीक्षार्थी अवधि 1 वर्ष ही रहेगी। बाकियों के लिए जैसे पता है आपको 2 वर्ष रहती है। परीक्षाधीन परीक्षार्थी को इस अवधि में कोई अवकाश मातृत्व और पितृत्व को छोड़कर दे नहीं होंगे, परंतु 1 वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश दे होते हैं। अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता। ठीक है, आकस्मिक जो अवकाश होते हैं उनको अवकाश की श्रेणी में नहीं माना जाता। इस अवधि में कोई भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता इत्यादि और बोनस दे नहीं होते हैं। परीक्षाधीन सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2014 द्वारा इस नियम में संशोधन और परीक्षाधीन के लिए प्रावधान किया गया कि राज्य सेवा के प्रारंभिक पद के स्थान पर उच्चतर पद पर जहां सीधी भर्ती राज्य सेवा के नियमों के अनुसार की जाती है और जहां शैक्षणिक और वर्तिका अर्हताओं के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट अनुभव की भी शर्त है, तो जिस पर नियुक्ति 23/9/2014 या उसके पश्चात होने पर परीक्षाधीन के रूप में 1 वर्ष के लिए की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम आता है अपना 8A, यानी कि प्रथम नियुक्ति के समय आयु। ठीक है, जब किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित सेवा नियमों में कोई न्यूनतम आयु अंकित नहीं की गई हो तो राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष जो है मानी जाएगी। अपवाद अल्पायु अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के कार्मिकों को ऐसे पद पर नहीं लगाना चाहिए जिसके लिए प्रतिभूति लिया जाना आवश्यक हो। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु में 5 वर्ष की छूट है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। इस प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु में 5+5 वर्ष की छूट होगी, यानी कि टोटल 10 वर्ष की छूट होगी। जन्म दिनांक की प्रमाणिकता के लिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र जो है वैधानिक माना जाएगा और मैट्रिक से कम योग्यता के पद पर नियुक्ति के मामले में विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अन्य कोई वैधानिक दस्तावेज जो पंचायत, नगरपालिका आदि से जारी किया हो मान्य होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है यदि किसी कर्मचारी की आयु की वैधानिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं हो तो निम्नानुसार उसकी आयु निर्धारित की जाएगी। यदि कार्मिक को जन्म का वर्ष ज्ञात हो तो उस वर्ष की 1 जुलाई जो है निर्धारित की जाएगी। यदि कार्मिक का जन्म वर्ष और माह ज्ञात हो तो उस वर्ष से संबंधित माह की 16 तारीख जो है निर्धारित की जाएगी। यदि केवल अनुमानित आयु ज्ञात हो तो नियुक्ति दिनांक को अनुमानित आयु का मानते हुए जन्म दिनांक जो है निर्धारित होगी। अब आते हैं नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है। किसी भी कर्मचारी अगर अपना नाम परिवर्तन करना चाहे तो कुछ उसके लिए नियम हैं कि यदि कोई कर्मचारी अपने नाम में परिवर्तन कराना चाहता है या संशोधन कराना चाहता है तो उसे एक बंद पत्र भरकर ऐसे साक्ष्यों से हस्ताक्षर कराकर जिन्हें वर्तमान कार्यालय अध्यक्ष जानता हो प्रस्तुत करना चाहिए। कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर स्वयं के खर्च से किसी लोकप्रिय समाचार पत्र में जो प्रकाशित कराया जाएगा। तत्पश्चात राजकीय मुद्रणालय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के पश्चात नाम परिवर्तन की स्वीकृति जारी होगी तथा सरकारी रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। राजपत्र की एक प्रति महालेखाकार को भेजी जाएगी और जन्म दिनांक या सेवा की पूर्व प्रविष्टियों परिलग्नियों में परिवर्तन इत्यादि के प्रस्ताव यदि सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से अधिक अवधि शेष रहने के दौरान प्राप्त हो तो जांच के लिए स्वीकृत हो सकता है, परंतु यदि 3 वर्ष या कम की अवधि शेष रहते प्रस्ताव प्राप्त हो तो ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म दिनांक में परिवर्तन कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से ही किया जा सकता है। तो ये याद रखना है कि जन्म दिनांक जो परिवर्तन करने के लिए किन विभाग का जो है काम होता है, तो वो होता है कार्मिक विभाग और वित्त विभाग। नियम 9 में आता है नवीन नियुक्तियों पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
कोई भी व्यक्ति राज्य सेवा में स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना नियुक्ति नहीं किया जाएगा। विशेष मामलों में सरकार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त कर सकती है। कर्मचारियों के विशिष्ट वर्ग को भी इस प्रमाण पत्र से मुक्त किया जा सकता है और यह प्रमाण पत्र पार्ट टाइम नियुक्ति पर भी लिया जाएगा। प्रथम वेतन बिल में ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रमाण पत्र जो है अंकित किया जाए। ठीक। नियम 10 में आता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है कैसा होना चाहिए कि राज्य सेवा के लिए चिकित्सा का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रारूप इस नियम में दिया जाएगा। ठीक है, कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस तरह से बनाया जाता है वो नियम संख्या 10 में आता है। नियम 11 में आता है चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है जारी करने वाला जो प्राधिकारी है वो कैसा होना चाहिए कि नियम 10 में निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र पर जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी पर हस्ताक्षर होने चाहिए, किंतु महिला के मामले में सक्षम प्राधिकारी किसी महिला चिकित्सा द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अस्थायी रूप से 3 या अधिक समय के लिए नियुक्ति किया गया हो, तो जिनको चिकित्सा अधिकारी या MBBS डिग्री अथवा लाइसेंसधारी चिकित्सक से जो है प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कार्मिक को प्रारंभ में 3 माह से कम समय के लिए नियुक्ति किया गया हो तो उसके सेवाकाल में बिना व्यवधान के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और कुल अवधि 3 माह या अधिक की अवधि हो जाए तो उसे 7 दिवस में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार किसी अस्थायी कर्मचारी को निरंतरता में स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना होगा। नियम 12 में आता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त किए गए राज्य कर्मचारी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए हैं, यानी कि ऐसे अधिकारी जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत नहीं करना होता है। पहला है एक कर्मचारी जिसे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया हो, उसकी चिकित्सा परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के दौरान हो चुकी हो। उच्च सेवा का कर्मचारी जिसे 3 माह से कम समय के लिए नियुक्त किया गया हो। चतुर्थ श्रेणी सेवा का कर्मचारी जिसे 6 माह से कम समय के लिए नियुक्त किया गया हो। चौथा था एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी चिकित्सा परीक्षा पूर्व में ही किसी कार्यालय में हो चुकी हो और सेवा में व्यवधान के बिना दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण हुआ हो। नेक्स्ट आता है एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात पुनः नियुक्त किया हो, तो ऐसे कर्मचारी को भी जो है हम मतलब ऐसे कर्मचारी को भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। शारीरिक रूप से अशक्त राज्य कर्मचारी जिसकी नियुक्ति विशिष्ट नियोजन कार्यालय द्वारा हुई हो और जिसकी चिकित्सा परीक्षा किसी राजकीय अस्पताल के अधीक्षक PMO और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा ली गई हो, उसको भी नहीं देनी पड़ेगी। अपवाद स्वरूप कुछ हैं जिसमें आता है पहला कि जब एक राज्य कर्मचारी स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली पेंशन की अयोग्य सेवा से सरकार के अधीन उच्च सेवा में पदोन्नत किया गया हो, उसको भी जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जिसे त्यागपत्र देने के बाद या उसकी पूर्व सेवा जब्त होने के बाद पुनः नियुक्ति दिया गया हो, ऐसे कर्मचारी को भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नियम 13 आता है राज्य सेवा की मूलभूत शर्तें। एक राज्य कर्मचारी का संपूर्ण समय राज्य सरकार के निष्पादन पर रहेगा तथा उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए बिना किसी भी प्रकार से नियोजित किया जा सकता है। ऐसे पद पर भी किया जा सकता है जहां वेतन सरकार की संचित निधि अथवा किसी निकाय जो सरकार से नियंत्रित हो अथवा राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति व जिला परिषद निधि से किया जाए। ठीक है, तो इनके द्वारा जो उनको वेतन दिया जा सकता है।
नियम 14 आता है अपने पदाधिकार संबंधी मूलभूत सिद्धांत। यह सिद्धांत भी राज्य सरकार की मूलभूत शर्तों पर ही आते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि एक समय में एक स्थायी पद पर हो, एक समय में एक स्थायी पद पर या दो से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि एक पद पर दो स्थायी नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। एक कर्मचारी एक ही समय अस्थायी रूप से नियुक्त के अतिरिक्त दो से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मूलभूत शर्तें हैं कुछ। तीसरी शर्त आती है अपने, एक कर्मचारी किसी ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। नेक्स्ट आता है पदाधिकार। एक कर्मचारी किसी भी स्पष्ट रूप से रिक्त स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने पर उस पद पर अपना पदाधिकार प्राप्त कर लेता है तथा तत्पश्चात किसी अन्य पद पर पूर्व में अर्जित पदाधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कुछ नियम जो हैं रिवाइज किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को अभी ग्रो होने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपके लाइक और सब्सक्राइब अच्छे आएँ तो मैं निश्चित ही बनाऊँगा। तो PDF अगर किसी को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।